हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किया था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, आई होप कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंग्लो सिख रिलेशंस। तो कुछ आज कंप्लीट कर लेते हैं एंड कुछ नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो एंग्लो और सिख रिलेशंस कैसा था? तो एंग्लो में आप लोगों को ब्रिटिश आ जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिश और सिख का जो रिलेशन था वो पहले दोस्ती में था, ठीक है। पहले वो लोग दोनों दोस्त थे, शांति का रिलेशन था, ठीक है। शांति का रिश्ता था, दोनों एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में पंजाब पर कब्जा करने का वो लोग सोचे, मतलब पंजाब पे कब्जा करने के कारण दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिसे एंग्लो सिख वॉर कहा जाता है। जो ब्रिटिश था वो लोग का, ब्रिटिश और सिख का पहले रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन जब बाद में वो पंजाब पे कब्जा कर लिया तो ये दोनों का रिलेशन सही नहीं था हुआ, ठीक है। ये दोनों के बीच जो लड़ाई हुआ उसको एंग्लो सिख वॉर कहा जाता है। अब है इसमें रंजीत सिंह रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह जो है, उन्होंने बहुत सारे लड़ाई जीतकर पंजाब को एक बहुत मजबूत किंगडम बनाया। उन्होंने लाहौर, कश्मीर, मुल्तान और पेशावर जैसे जगहों पर कब्जा किया। उन्होंने अपनी सेना भी बहुत मजबूत बनाई, इसीलिए उन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? शेरे पंजाब कहा जाता है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो 1809 में अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर का ट्रीटी हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों के बीच कुछ टाइम तक शांति बनी रही। सतलुज नदी को, जो सतलुज नदी है वो, उसको दोनों राज्यों का बीच का पार्टीशन जो नहीं होता, बॉर्डर, वो बीच का माना गया, ठीक है, बॉर्डर। और जो रंजीत सिंह ने सतलुज के जगह पे अपना राज्य नहीं बढ़ाया, मतलब जो रंजीत सिंह है वो सतलुज नदी के उस तरफ मतलब राज अपने नहीं बढ़ाए, क्योंकि उस तरफ ब्रिटिश का है। वो दोनों अपना जो बॉर्डर है वो सतलुज नदी को माना, ठीक है। अब अंग्रेजों ने पंजाब में रंजीत सिंह की सत्ता को, मतलब रंजीत सिंह का जो पावर था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब ट्रीटी साइन हुआ लाहौर का 1846 में। तो 1846 में पहले एंग्लो सिख वॉर के बाद लाहौर का ट्रीटी हुआ, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंट बात है कि सिख का हार हो गया, ठीक है। तो सिख, उस लड़ाई में सिख जो है वो हार गया, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ा उनको, कुछ जगहों पर अंग्रेजों को देना पड़ा, मतलब उनका जो कुछ जगह था वो अंग्रेजों को देना पड़ा। सिख जो है सेना, सिख का जो सेना है वो छोटा करना पड़ा, सिख का जो सेना है उसको छोटा करना पड़ा। इसके बाद पंजाब में अंग्रेजों का जो ताकत है वो और ज्यादा बहुत बढ़ गया, ठीक है। तो 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ। फिर अंग्रेज और ये रंजीत सिंह जो है वो दोनों ट्रीटी ऑफ अमृतसर के टाइम पे वो दोनों की शांति बन गया, ठीक है। फिर 1846 में लाहौर का ट्रीटी हुआ। पहले एंग्लो सिख वॉर हुआ, उससे पहले एंग्लो सिख वॉर हुआ, फिर लाहौर का ट्रीटी हुआ। तो सिख का हार के बाद अंग्रेज का पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो 1845 और 1846 के बीच में हुआ। तो ये वॉर क्यों हुआ? 1839 में महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद, मतलब उनके डेथ के बाद पंजाब में कोई मजबूत राजा नहीं बचा, ठीक है। तो राजा और उनके जो मंत्री है उनके बीच लड़ाई होने लगी। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया, दोनों तरफ मतलब लड़ाई बढ़ा और 1845 में वॉर शुरू हो गया, ठीक है। तो लड़ाई कैसे हुआ? सिख जो है सेना ने, सिख का जो सेना है, सिख सेना ने सतलुज नदी पार की, ठीक है। अंग्रेजों ने इसे हमला मानकर लड़ाई शुरू कर दिया। दोनों के बीच बहुत सारा लड़ाई हुआ, जैसे मुडकी, फिरोज शाह, अलीवर, सबरियो, ये सब सोब्राउन करिए, ठीक है। लास्ट में अंग्रेज जीत गए। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? 1846 में लाहौर का ट्रीटी हुआ। सिख को मतलब भारी पैसा देना पड़ा, जालंधर दोआब अंग्रेजों को देना पड़ा। सिख सेना छोटी कर दी गई। अंग्रेजों ने लाहौर में अपनी सेना रखी दी, ठीक है। पंजाब पर अंग्रेजों का प्रभाव, मतलब पावर हो गया, ठीक है। तो अंग्रेज का जो पावर था, ब्रिटिश का जो पावर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ। तो ये लड़ाई क्यों हुआ? तो पहले लड़ाई के बाद भी पंजाब पूरी तरह अंग्रेज के कब्जे में था नहीं था।
ठीक है। देखो, एंग्लो सिख वॉर, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुआ था, जिसके बाद मतलब पूरी तरीके से वो ब्रिटिश के अंडर नहीं था, ठीक है। तो फर्स्ट लड़ाई के बाद पूरी तरह ब्रिटिश के अंडर नहीं था, ब्रिटिश हर बात में दखल देने लगे थे, लेकिन इससे सिख जो सैनिक और लोग नाराज हो गए। 1848 में मुल्तान में इस बात पे लड़ाई हुई कि ब्रिटिश हर चीज में दखल देते हैं। धीरे धीरे ये पूरे पंजाब में फैल गई, ये जो लड़ाई है ये पूरे पंजाब में फैल गई, सब कोई ये बात बोलने लगा। अंग्रेज ने इसे दबाने के लिए फिर लड़ाई शुरू किया। तो लड़ाई इसका कैसे हुआ, रीमा ये रामनगर, चिलियनवाला, गुजरात, ठीक है। गुजरात की लड़ाई में अंग्रेज जीत गए, और इसका रीजन क्या निकला, 1849 में पूरा पंजाब ब्रिटिश के राज्य में मिल लिया, ठीक है। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ। फिर सिख किंगडम का खत्म हो गया, ठीक है। छोटे महाराजा दुलीप सिंह को गद्दी से हटा दिया गया, उनको राज करने से हटा दिया गया, और कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के पास चला गया। जो सबसे शानदार कोहिनूर हीरा था वो अंग्रेजों के पास चला गया। अब वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ इंपीरियल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो वेलेस्ली का जो वेलेस्ली का मतलब जिस टाइम पे उसका रीजन था, ठीक है, तो उसका कितना मतलब फैला, ठीक है, उसका जो एम्पायर वो कितना तक फैला। तो जब रिचर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बने, तो उनका एम था कि अंग्रेज का राज्य पूरे भारत में फैल जाए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने लड़ाई भी किया। रिचर्ड वेलेस्ली जो है वो चाहते थे कि ब्रिटिश का जो राज्य है वो पूरे इंडिया में फैल जाए, इसके लिए उन्होंने लड़ाई भी किया और चालाकी भी किया, ठीक है। तो कंक्वेस्ट ऑफ द किंगडम बाय वॉर, लड़ाई करके किंगडम जीतना, ठीक है। तो अगर कोई भारतीय राजा ब्रिटिश की बात नहीं मानता था तो वो वेलेस्ली उस पर हमला कर देता था, ठीक है। तो मैसूर के शासक मतलब मैसूर का जो राजा था टीपू सुल्तान, वो 1799 में हराए थे। वो मराठों में युद्ध करके मराठों में लड़ाई करके उनके बहुत सारा जगहों पर कब्जा में लिया, ठीक है। उनको बहुत सारा जगहों पर कब्जा में लिया। तो जो राजा नहीं मानता था उनका बात या ब्रिटिश का, तो लॉर्ड वेलेस्ली उन पे हमला कर देता था, उससे अंग्रेज युद्ध करके उसका राज्य ले लेते थे, ठीक है। जो राजा ब्रिटिश का बात नहीं मानता था तो एक लॉर्ड वेलेस्ली भी उस पर हमला करता था, एंड ब्रिटिश भी उस पर हमला करके उसका जो किंगडम है वो ले लेता था। एंड कंक्वेस्ट ऑफ द वॉर थ्रू डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी के थ्रू वॉर ये किंगडम पे कब्जा करना, ठीक है। तो हर जगह लड़ाई करना जरूरी नहीं था, कई किंगडम से मतलब ये भी करके ले सकते थे, मतलब बहुत सारे किंगडम से। देखो, आसान भाषा में आपको बता देती हूँ, तो जहाँ लड़ाई की जरूरत नहीं था वहां समझौता करके राजा को अपना पक्ष में ले सकता था कोई भी, ठीक है। देखो, हर जगह लड़ाई करना जरूरी नहीं था, कई जगहों पे समझौता करके भी अंग्रेज अपना पावर वहां पे बढ़ाते थे, ठीक है। तो अब पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस है। तो ये वेलेस्ली की सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे अच्छा है, ठीक है। तो अच्छा नीति है। इस नीति में भारतीय राजा जो है वो अंग्रेजों से एक साथ समझौता करते थे। समझौते के हिसाब से अंग्रेज राजा का प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। बदले में राजा को अंग्रेज का जो मिलिट्री है उसका खर्चा देना पड़ेगा। राजा किसी दूसरे किंगडम से बिना अंग्रेजों का परमिशन के कोई भी समझौता नहीं कर सकता। राजा किसी दूसरे यूरोपीय इंसान को नौकरी नहीं दे सकता। राजा के दरबार में ब्रिटिश का एक रेसिडेंट रहेगा, कोई एक इंसान रहेगा, ठीक है। तो राजा कहते थे हम तुम्हारा प्रोटेक्शन, अंग्रेज कहते थे हम तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारी सारी शर्तें माननी होगी। तो उनका ये सारा शर्त था। अब 5th नंबर पे है फीचर्स ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस। तो ब्रिटिश सेना राज्य में रहेगी, सेना का खर्चा भारतीय जो इंडिया का जो राजा होगा वो देगा, ठीक है। राजा बिना अंग्रेज का परमिशन के किसी से भी रिलेशन नहीं बनाएगा। ब्रिटिश रेसिडेंट दरबार में रहेगा, ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो दरबार में रहेगा, और जो राजा का आज़ादी कम हो जाएगा। अब है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस। तो ये क्या है, तो इस अलायंस के हिसाब से इस अलायंस को लागू किया गया था। वेलेस्ली ने इस अलायंस को कई जगहों में लागू किया, ठीक है, जैसे हैदराबाद, मैसूर, अवध और मराठा राज्य के बहुत सारे जगहों में, ठीक है। तो धीरे धीरे ये राज्य
अंग्रेजों के अंदर आ गया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बिना ज्यादा लड़ाई किए अंग्रेज का पावर बढ़ गया, ठीक है। और इंडिया का जो राजा था उसका जो इंडिपेंडेंस था वो कम हो गया, ब्रिटिश सबसे बड़ा पावर बन गए, ठीक है। आगे चलकर पूरे इंडिया पर ब्रिटिश का पावर मजबूत हो गया, ठीक है। अब ये सारा चीज वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ इंपीरियल एक्सपेंशन में दिया। अब नेक्स्ट है डलहौजी पॉलिसी ऑफ इंपीरियल एक्सपेंशन। इसमें क्या दिया है, डलहौजी पॉलिसी ऑफ इंपीरियल एक्सपेंशन मतलब डलहौजी का जो पॉलिसी है उसका इंपीरियल एक्सपेंशन, उसका बढ़ना मतलब, ठीक है। तो जब जेम्स ब्राउन रामसे मार्क्वेस ऑफ डलहौजी 1848 में इंडिया के गवर्नर जनरल बने, तब उनका एक ही सपना था, जितना हो सके उतना भारत अंग्रेजों के कब्जे में लाना, ठीक है। उन्होंने राज्य पर कब्जा करने के लिए 3 तरीके अपनाए। कन्क्वेस्ट बाय वॉर, लड़ाई करके राज्य जीतना। अगर कोई राजा अंग्रेजों की बात नहीं मानता था या लड़ाई करता था तो डलहौजी इस पर हमला कर देता था, ठीक है। ये लोग अंग्रेजी का गुलाम था, ये लोग अंग्रेजों का बात मानता था। तो अब इसका दिया हुआ है कि दूसरा एंग्लो सिख लड़ाई 1848 से 1849 में हुआ, अंग्रेज जीत गए, पूरा पंजाब अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया गया। तो जो राजा लड़ाई करता था उसका राज्य जो है वो लड़ाई जीतकर छीन लिया जाता था। अब एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स इन चार्ज ऑफ मिसरूल है, तो खराब की जो शासन जो रहता था, खराब मिसरूल मतलब जो मिसरूल करता था उस पर आरोप लगा के उसका किंगडम छीन लेना चाहता, ठीक है। तो डलहौजी कहता था कि अगर कोई राजा अपना जनता का ठीक से ध्यान नहीं रख रहा है, कानून खराब है उस जगह का, ठीक है, या राजा में बहुत गड़बड़ी है, तो अंग्रेज उस राज्य को अपने कब्जे में ले लेंगे। सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अवध 1856 में। अंग्रेजों ने कहा कि अवध के नवाब अच्छे शासन नहीं है, कि वही अवध के जो नवाब है वो अपना राज्य अच्छे से, वो अपना किंगडम अच्छे से नहीं चला रहे हैं। तो ब्रिटिश लोग क्या किया, वो उनका जो किंगडम है वो ये आरोप उन पे लगाया है कि वो अपना शासन अच्छे से नहीं चला रहे, तो अब इनका शासन हम चलाएंगे, तो वो अवध को अपने किंगडम में मिला लेते हैं, ठीक है। अगर कॉन्क्वेस्ट थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो ये डलहौजी का सबसे अच्छा पॉलिसी था, ठीक है। तो इस पॉलिसी में क्या दिया हुआ है, अगर किसी राजा की अपना सगा बेटा नहीं होता, ये अगर किसी भी राजा का अपना सगा बेटा नहीं होता था और वो गोद लिया हुआ बेटा छोड़कर मर जाता था, जैसे अगर वो कोई राजा अगर गोद लिया हुआ बेटा छोड़ के अगर मर जाएगा, ठीक है, तो अंग्रेज उस गोद लिए हुए बेटे को राजा नहीं मानते थे। वो लोग क्या करते थे, राजा जब मर जाता था तो अंग्रेज जो गोद लिया हुआ बेटा जो राज्य अपना चलाना चाहता था, तो वो गोद लिया हुआ बेटा अपना राज्य, अपने बाप का राज्य नहीं चला सकता था। वो उनका मानना था कि सगा बेटा ही राज्य चला सकता था, गोद लिया हुआ बेटा नहीं चला सकता था। अब वो कहते हैं थे कि अब ये राज्य अंग्रेजों का होगा, अपना राज्य अंग्रेजों में मिल जाएगा, ठीक है, मतलब वो जो राज्य है वो अंग्रेजों में मिल जाएगा। जैसे वो लोग इधर पे एनेक्सेशन ऑफ द स्टेट ऑन चार्ज ऑफ मिसरूल में कह रहे हैं, वैसे ही इसमें भी कह रहे हैं, ठीक है। अब है एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये पॉलिसी कहाँ कहाँ लागू हुआ है, तो डलहौजी ने इस पॉलिसी से कई जगहों पर कब्जा कर लिया। मुख्य मेन जगह है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सतारा 1848 में सबसे पहला राज्य, जयपुर, संबलपुर, बघत, उदयपुर सेंट्रल इंडिया, झांसी 1854 रानी लक्ष्मीबाई ने इसका खिलाफ बोला, ठीक है। तो नागपुर 1854 में इस पॉलिसी का ज्यादा मतलब कहाँ कहाँ ज्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो बहुत से इंडिया राजा अंग्रेजों से नाराज हो गए, यानी लक्ष्मीबाई जैसे मतलब राजा लक्ष्मीबाई जैसे जो राज करते हैं, लक्ष्मीबाई तो वहां पे राज की थी ना झांसी में, तो लक्ष्मीबाई जैसे जो लोग हैं बहादुर लोग वो इसके खिलाफ बोलते हैं, ठीक है। यानी यही जो है ये नाराजगी आगे चलकर 1857 के लड़ाई का एक बड़ा कारण बनी थी। अब जो है हमारा इन अदर स्टेट्स है, तो इसमें क्या हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं। तो अपने इंडिया के किंगडम को सेफ रखना चाहते थे, इसीलिए वो इंडिया का जो बॉर्डर से लगा जो
किंगडम पर भी अपना पावर जमाना चाहते थे, ठीक है। तो नेपाल से लड़ाई कैसे शुरू हुई? 1801 में ब्रिटिश ने गोरखपुर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है उसको लेकर लड़ाई शुरू हो गया। नेपाल के गोरखा जो राजा थे, राजा का नाम था गोरखा, ठीक है, वो भी अपना जो किंगडम है उसको बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए दोनों के बीच लड़ाई बढ़ गया, ठीक है। 1814 में फ्रांसिस रियोडन हेस्टिंग, फर्स्ट मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग ने नेपाल के खिलाफ लड़ाई का अनाउंसमेंट कर दिया। अंग्रेज ने कई लड़ाई लड़ी और आखिरकार नेपाल पर हार गया, नेपाल हार गया, ठीक है। तो नेपाल हार गया था, तो इसके बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में हुआ। तो लड़ाई के बाद 1816 में सुगौली का लड़ाई हुआ, ठीक है, सॉरी सुगौली का ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ। इस ट्रीटी के हिसाब से कुमाऊं और गढ़वाल जो है वो अंग्रेजों को मिल गया। शिमला, मसूरी, नैनीताल और अल्मोड़ा जैसा पहाड़ी जगह अंग्रेज के कब्जे में आ गया। सिक्किम पर गोरखाओं को जो पावर था वो खत्म हो गया, ठीक है। नेपाल की जो राजधानी था, नेपाल का जो ये राजधानी था वो काठमांडू में अंग्रेजों का एक रेसिडेंट बन गया, ठीक है। रेसिडेंट मतलब अंग्रेजों को एक रेसिडेंट रखा गया। कंक्वेस्ट ऑफ बुर्मा, बुर्मा पर ब्रिटिश का कब्जा। तो इसका मतलब क्या है? कंक्वेस्ट ऑफ बुर्मा का मतलब है ब्रिटिश ने लड़ाई करके बुर्मा, आज का म्यांमार के कई, मतलब बुर्मा जो है वो आज म्यांमार है, उसके कई जगहों पर कब्जा कर लिया और उन्हें अपने ब्रिटिश किंगडम में मिला लिया। तो अंग्रेज जो है वो बुर्मा पर कब्जा क्यों करना चाहते थे? तो ब्रिटिश चाहते थे कि भारत का ईस्ट साइड पूरी तरह सेफ रहे। इसी टाइम बुर्मा का राजा भी अपना राज्य बढ़ा रहा था। उसने असम और आसपास के जगहों पर कब्जा कर लिया। इससे अंग्रेजों को डर लगा कि अगर बुर्मा और आगे बढ़ा तो भारत के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए वो इंडिया को सेफ रखना चाहते थे, क्योंकि उसका बॉर्डर था, वो उस चीज को डरते थे लेके, ठीक है। इसीलिए वो लोग डर रहे थे कि अगर बुर्मा और थोड़ा आगे बढ़ा तो इंडिया के लिए खतरा हो जाएगा। इसीलिए ब्रिटिश ने फैसला किया कि बुर्मा को रोकना होगा। तो ये लड़ाई शुरू कैसे हुआ? तो पहले बुर्मा ने असम पर कब्जा किया, फिर 1823 से 24 में बुर्मा का जो मिलिट्री है उन्होंने कैचल पर कब्जा किया। अब ब्रिटिश ने इसे अपने लिए खतरा माना, इसीलिए 1824 में ब्रिटिश ने बुर्मा के खिलाफ लड़ाई का अनाउंसमेंट कर दिया। यही फर्स्ट एंग्लो बुर्मीज वॉर 1824 टू 1826 बोला गया, ठीक है। लड़ाई में क्या हुआ? लगभग 2 साल तक लड़ाई चली। बुर्मा के जो मिलिट्री ने शुरुआत में कड़ी टक्कर दी, लेकिन ना अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा टूल्स वगैरह था, बड़ा मिलिट्री था और अच्छा मेथड वगैरह था, तो आखिर में बुर्मा हार गया। तो ट्रीटी ऑफ यंदाबो 1826 में हुआ। तो लड़ाई खत्म होने के बाद 1826 में यंदाबो का ट्रीटी हुआ। तो इस ट्रीटी के हिसाब से बुर्मा ने असम अंग्रेजों को दिया, कछार अंग्रेजों को दिया, ठीक है। अब जैंतिया भी ब्रिटिश को दिया। मणिपुर पर अंग्रेजों का जो पावर है वो बढ़ गया। अराकन ब्रिटिश को मिला। तेनासेरिम भी अंग्रेज का कब्जा में चला गया। बाद में ब्रिटिश ने पेगू और वेस्ट बुर्मा के कुछ जगहों पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह धीरे धीरे बुर्मा का हिस्सा ब्रिटिश के अंडर शामिल हो गया, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? जो भारत का जो ईस्ट साइड है तो ब्रिटिश के लिए ज्यादा सेफ हो गया। अब ब्रिटिश का जो ट्रेड है वो बढ़ा। ब्रिटिश का किंगडम इंडिया से आगे बुर्मा तक फैल गया। ब्रिटिश पावर और भी पावरफुल हो गया। तो ये सारा उसका फायदा हुआ ब्रिटिश का। अब है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल का मतलब है इंडिया पर कंट्रोल रखने के कानून कुछ है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तब उसका काम सिर्फ ट्रेड करना था, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत के कई राज्यों पर कब्जा कर लिया और उसका जो किंगडम है उस पर भी करने लगे, ठीक है। वो लोग धीरे धीरे हर चीज लेना चाहते थे। और अब प्रॉब्लम ये हुआ कि कंपनी के जो अधिकारी है वो अपना मनमानी करने लगे, रिश्वत लेते थे, जनता पर
अत्याचार करते थे, कंपनी को भी नुकसान होने लगा। ये देखकर ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा कि अगर कंपनी को नहीं रोका गया तो इंडिया का शासन बिगड़ जाएगा। इसीलिए सरकार ने कुछ कानून बनाए ताकि कंपनी पर कंट्रोल रखा जा सके। इन्हें भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। जो कानून बनाए उसे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। तो अब रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का। तो ये एक्ट जो है ये पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट से 1773 में। ये इस्टेब्लिश किया गया था कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो इंडिया में अपना अत्याचार वगैरह कर रहा था, जो जबरदस्ती कर रहा था, जोर जबरदस्ती कर रहा था इंडिया में, इंडिया का चीजें छीन ले रहा था। तो ये एक्ट उसके लिए इस्टेब्लिश किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रहा था उसका एक्टिविटीज के लिए किया गया था। तो एक्टिविटीज में बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए तो इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता था। अब इसमें लीगल बैकवर्ड है, ठीक है। तो कुछ फीचर्स है इस एक्ट में। तो फर्स्ट में है गवर्नर जनरल का एक पद बनाया गया। एक गवर्नर जनरल होगा। पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर होता था, अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया ताकि पूरे इंडिया के अंग्रेज जो है वो उसका ज्यादा कंट्रोल रहे। मतलब अब पहले वो जो रहता था वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, लेकिन अब उसको गवर्नर ऑफ बंगाल मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया ताकि पूरा इंडिया के अंग्रेजी जो पावर था उस पर ज्यादा कंट्रोल रखा जा सके, ठीक है। तो पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। अब जो है वो एक काउंसिल बनाई गई। तो गवर्नर जनरल अकेले फैसला नहीं ले सकते थे, उसके मदद के लिए 4 इंसान को काउंसिल बनाई गई। अगर किसी बात पर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेजोरिटी का फैसला माना जाता था, ठीक है। अब थर्ड में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। 1772 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इसका काम था कानून के हिसाब से उनको साफ किया जाएगा, ठीक है। तो और जो वहाँ पे गलत काम करते थे उनको सजा दिया जाएगा, ठीक। और ब्रिटिश का जो अधिकारी था उस पर भी नजर रखना। अब मद्रास और बॉम्बे पर कंट्रोल करने का है। तो पहले मद्रास और बॉम्बे अपने अपने फैसले लेते थे। अब उन्हें कहा गया है कि बड़े जो डिसीजन होते हैं उनमें बंगाल के गवर्नर जनरल की बात माननी होगी। इससे इंडिया में ब्रिटिश का जो किंगडम है, ब्रिटिश का जो पावर है वो एक जगह से चलने लगा, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी थे जो लंदन में बैठते थे। इनका काम था कंपनी का ट्रेड देखना, अधिकारियों को मतलब खोजना, उनको रखना, ठीक है। भारत से आने वाली रिपोर्ट पढ़ना, कंपनी के लिए बड़े फैसले लेना। तो ये कंपनी के मालिकों की तरह थे जो लंदन से पूरी कंपनी चलाते थे लंदन में बैठ के, ठीक है। अब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बाद में ब्रिटिश सरकार ने और भी नए कानून बनाए ताकि इंडिया पर उसका कंट्रोल और मजबूत हो जाए। यानी धीरे धीरे कंपनी की ताकत कम हुई और ब्रिटिश सरकार का ताकत बढ़ गई। लीगल एरर्स इस कानून का कमियां, मतलब ये कानून अच्छा था लेकिन इसमें कुछ कमी भी थी। नंबर फर्स्ट, गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच अक्सर झगड़ा होते थे। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के अधिकार साफ नहीं थे। दोनों को समझ नहीं आता था कि किसके पास जा सकते हैं, ठीक है, ज्यादा पावर है। तो कुछ नियम साफ थे, इसीलिए उसका राज करने में दिक्कत आती थी। अब इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की इम्पोर्टेंस है। तो इस कानून की इम्पोर्टेंस ये है कि ये कानून बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने इंडिया कंपनी पर सीधा पावर जमाया, ठीक है। गवर्नर जनरल का पद बनाया, सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया। तो इसका साफ मतलब ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है। फिफ्थ इंडियन रूल एक्ट, ये 1784 में था, ठीक है। तो जनवरी 1784 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट इंट्रोड्यूस किया था एक बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन उसके रिगार्डिंग जब प्राइम मिनिस्टर पिट बिल पास किया था पार्लियामेंट से तो ये एक लॉ बन गया।
बिल था, इसको प्राइम मिनिस्टर पिट लिखा तो इसको पिट इंडियन एक्ट कहा गया, ठीक है। तो 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, लेकिन उससे सारा प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कुछ अधिकारी थे अभी भी अपना मनमानी कर रहे थे, रिश्वत लेते थे, गलत डिसीजन लेते थे, ब्रिटिश सरकार की बात हमेशा नहीं मानते थे। तब ब्रिटेन की सरकार ने सोचा अगर कंपनी को ऐसे ही छोड़ दिया तो इंडिया में हमारा जो शासन है वो कमजोर हो जाएगा, इसीलिए हमें कंपनी को अपना कंट्रोल में लेना होगा। इसी कारण 1784 में पिट इंडियन एक्ट बनाया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो सोचो एक स्कूल है, तो स्कूल में प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जो देखती है कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। ठीक उसी तरह बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने के बड़े मंत्री थे, इनका काम था इंडिया में क्या हो रहा है उस पर नजर रखना, कंपनी को बताना कि क्या करना है, बड़ा डिसीजन खुद लेना। तो आसान में मैं आप लोगों को बताऊं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब ब्रिटिश सरकार का निगरानी करने वाली टीम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो निगरानी करती है, निगरानी में जो रहती है उसका टीम होता है, ठीक है। तो सीक्रेट कमेटी है। तो अब सोचो कि सरकार कुछ ऐसे अनाउंसमेंट भेजना चाहती है, मतलब कुछ ऐसे आदेश भेजना चाहती है कि जिन्हें सब लोग न जाने, इसीलिए ऐसी सीक्रेट कमेटी बनाई गई है कि जिसमें कंपनी के कुछ बड़े अधिकारी थे, इनका नाम था सरकार के गुप्त आदेश भारत भेजना, ठीक है। इनका जो क्या काम था, सरकार का जो गुप्त आदेश है वो भारत भेजना, खासकर लड़ाई और कुछ देशों से जुड़े मामलों में। मतलब सीक्रेट कमेटी का मतलब है जो सीक्रेट उनका मैसेज होता था उसको पहुंचाना, छोटा मतलब पहुंचाने का वाला जो छोटा टीम होता था वो सीक्रेट कमेटी कहते हैं, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, इस कानून के बाद पहले कंपनी अपनी मर्जी से फैसले लेती थी, डिसीजन लेती थी, अब ऐसा नहीं हुआ। अब बड़े फैसले लेने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती थी, मतलब अब कंपनी अकेले फैसला नहीं ले कर सकती थी, उसे गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती थी। अब रीजनल काउंसिल है। तो इंडिया में 3 बड़े अंग्रेजों का मतलब जगह था, तो एक बंगाल था, एक मद्रास था, बम्बई, जहाँ पे अंग्रेज जाकर कब्जा किया, ठीक है। तो पहले तीनों अपने अपने हिसाब से काम करते थे। इस कानून के बाद कहा गया कि मद्रास और बम्बई बड़े मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल का बात मानेंगे। तो अब पूरे भारत का बड़ा बॉस बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। अब इंक्रीज पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले गवर्नर जनरल का पावर कम था, अब इसका ताकत बढ़ा दिए गई, ठीक है। तो अगर लड़ाई करना हो, अगर किसी किंगडम से ट्रीटी करनी हो, समझौता करना हो, अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो तो गवर्नर जनरल का फैसला सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता था। तो गवर्नर जनरल पूरे भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी बन गया, समझो, ठीक है। तो अब है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो करप्शन को रोकना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता था कि कंपनी के कई लोग रिश्वत लेते थे, इसीलिए उन पर कड़ा नजर रखा गया, ठीक है। गलत काम करने पर कार्रवाई की गई, नियम और सख्त किए गए, जो वहाँ का नियम था वो सख्त किया गया, ठीक है, यहाँ का। तो रिश्वत और बेईमानी रोकने की कोशिश किया गया, ठीक है, करप्शन वगैरह को रोकने की कोशिश किया गया। तो अदर मैटर्स में है कि ये जो कानून है उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत पर कंट्रोल बहुत बढ़ गया। कंपनी सिर्फ नाम का ही मतलब रूल करने वाला रह गया था। ये मतलब असली जो ताकत था वो धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में जाने लगा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्ट, क्या इम्पोर्टेंस है इस एक्ट का, तो ये कानून बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि पहला बार ब्रिटिश सरकार ने भारत का किंगडम पर मजबूत पकड़ बना लिया था, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, गवर्नर जनरल का ताकत बढ़ा, कंपनी का मनमानी कम हुआ। चार्टर एक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में काम करने का परमिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। ये परमिशन कुछ साल के लिए होती थी। टाइम पूरा होने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो न्यू कानून बनाकर उस परमिशन को आगे बढ़ाती थी। इसी कानून को चार्टर एक्ट कहा जाता था। चार्टर एक्ट मतलब ऐसा कानून जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में काम करने की नया परमिशन मिलती थी और उसका जो नियम रूल थे वो बदल जाते थे। अब चार्टर एक्ट 1793 का तो ये क्यों बनाया गया,
तो कंपनी का लाइसेंस खत्म होने वाला था, इसीलिए इसे फिर से 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें क्या हुआ, कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन फिर से मिली, गवर्नमेंट जनरल का पावर बढ़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर जो कंट्रोल है वो पहले से जैसा बना रहा। तो 1793 में कंपनी को फिर से 20 साल तक इंडिया में काम करने का परमिशन मिल गया। अब चार्टर एक्ट 1830, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट था। ये क्यों बनाया गया, ब्रिटेन के कई ट्रेडर्स चाहते थे कि वो भी भारत में ट्रेड करें। इस पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार था, ठीक है, परमिशन था। तो इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ट्रेड पर मोनोपोली खत्म कर दिया गया। अब दूसरे ब्रिटिश ट्रेडर्स भी इंडिया में ट्रेड कर सकते थे, लेकिन चीन के ट्रेडर और चाय के ट्रेडर्स पर कंपनी का पावर जो है वो कुछ समय तक बना रहा। अब ईसाई मिशनरी को इंडिया आकर स्कूल खोलने और अपना कल्चर को बढ़ाने का परमिशन मिला, ठीक है। अब एडुकेशन के लिए हर साल 1 लाख रुपए देने का कहा गया। तो अब सिर्फ कंपनी का ट्रेड नहीं कर, मतलब अब सिर्फ जो कंपनी है वो ट्रेड नहीं करेगी, दूसरे ब्रिटिश ट्रेडर्स भी इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं। अब चार्टर एक्ट 1833 में ये क्या है, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, चार्टर एक्ट माना जाता है। इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा ट्रेड बंद हो गया, बंद कर दिया गया। अब कंपनी सिर्फ इंडिया को कंट्रोल करेगी। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे चार्ल्स मैक्काल्फे, फर्स्ट बैरन मैक्काल्फे नहीं बल्कि विलियम बेंटिक वन, ठीक है। तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो चार्ल्स मैक्काल्फे, फर्स्ट बैरन मैक्काल्फे नहीं बल्कि विलियम बेंटिक वन थे। तो पूरे भारत के लिए एक जैसे कानून बनाने का काम चला, ठीक है। पूरा जो इंडिया है उस पर एक जैसा कानून बनाने का कहा गया। तो 1833 के बाद कंपनी का जो ट्रेड है वो छोड़ दिया गया और सिर्फ इंडिया पर कंट्रोल करने लगी। ये जो है ये सिर्फ इंडिया पर कंट्रोल करने लगी। अब चार्टर एक्ट 1853, तो ये जो चार्टर एक्ट है ये लास्ट चार्टर एक्ट था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कंपनी को कितने साल के लिए वहां पे राज करना है किया गया, ये जो तय है ये नहीं किया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल में नए इंसान जोड़े गए। पहले बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब देने का शुरुआत हुआ, ठीक है। बाद में आईसीएस के रूप से इसको बढ़ाया गया। अब कानून बनाने और इसको काम को अलग करने का कोशिश किया गया, ठीक है। कानून बनाने और ये जो काम है इसको अलग करने का कोशिश किया गया। तो अब सर गवर्नमेंट जॉब के आधार पर, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब है वो इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1857 का लड़ाई के बाद 1857 में जो इंसान बोला था के खिलाफ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के भरोसे इंडिया पर राज करना ठीक नहीं है। इसीलिए ब्रिटिश सरकार के नए नए कानून बनाए ताकि इंडिया का जो राज है वो अच्छे से चल सके उनका। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। तो भारत पर अच्छी तरह राज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बड़े कानून बनाए उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। तो इसमें अदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में है, टाइम टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के राज में बदलाव किए, ठीक है। इन बदलाव का एम क्या था, तो इस बदलाव का एम था राज को बेहतर बनाना। जो लोग राज करते थे यहाँ पे तो उसको बेहतर बनाना, अपना कंट्रोल और बढ़ाना। तो सरकार ने इंडिया का जो राज है, मतलब वो लोग जो इंडिया में राज करते थे उसका आसान और मजबूत बनाने के लिए कुछ रूल्स बनाए। कॉन्स्टिट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के काम करने के तरीके में बदलाव करना, चेंजेस थोड़ा करना। तो जैसे नए जगह बनाना, ठीक है, नए अधिकारियों का अधिकारियों का जो जिम्मेदारी होता है वो बदलना, और जो राज को पहले से बेहतर तरीके से चलाना। गवर्नमेंट ने पूरे चीजों को नए तरीके से
स्टार्ट किया। अब मिलिट्री रिफॉर्म्स है तो 1857 के लड़ाई के बाद जो मतलब 1857 में जो थोड़ा बहुत बोला गया उसके खिलाफ, तो ब्रिटिश ने अपना मिलिट्री में बहुत सारे चेंजेस किए। उन्होंने इंडिया मतलब बहुत सारे मिलिट्री में चेंजेस किए। तो अंग्रेजों ने मिलिट्री को इस तरह बदला कि दोबारा 1857 जैसे मतलब उनके खिलाफ ना बोला जाए, 1857 जैसे लड़ाई ना हो। 92 के रूल्स से इंडिया को पहली बार गवर्नमेंट के काम में थोड़ा बहुत हिस्सा मिला, लेकिन असली ताकत अभी भी ब्रिटिश के पास ही थी। मतलब 1857 के बाद ब्रिटिश ने इंडिया का राज अपने हाथ में ले लिया। फिर उन्होंने नए कानून बनाए, सेना में बदलाव किए, जो अदालत है, कोर्ट्स वगैरह, उसको सुधारा और उसको मजबूत किया। 1892 के कानून से 1892 के कानून से जो इंडिया को पहली बार गवर्नमेंट के काम में थोड़ा बहुत हिस्सा मिला, लेकिन असली ताकत थोड़ा बहुत बस हिस्सा मिला, ठीक है, इंडिया को। लेकिन जो असली पावर था वो अभी भी ब्रिटिश के पास ही था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो कहीं पे भी अगर आप लोगों को डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज कर दें, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट करें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, ताकि मैं आप लोगों को और मदद कर सकूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।